गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि अब आप जानते हो केमिस्ट्री में हम लोग इस समय एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग सॉल्ट एसिड बेस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एसिड की जो सॉल्ट है उनकी स्टडी हम लोग काफ़ी सॉल्ट ऐसे हैं जिनकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि सभी आप बच्चे जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि महत्वपूर्ण जो सॉल्ट होते हैं उनकी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण सॉल्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक प्रश्न के साथ अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली हाइड्राई। जो आप लोग क्रिस्टल देखते हो, चाहे फिटकरी के हों, चाहे आपके वॉशिंग सोडा के हों, चाहे आपके बेकिंग सोडा के हों, वो क्या वाकई में सूखे या ड्राई होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर जब हम उनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग उसमें डॉट H2O लिखते हैं। H2O लिखते हैं। H2O का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वाटर कंटेंट है, और वाटर कंटेंट होने के बावजूद वो फिर वो सूखे क्यों दिखाई देते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो शीर्षक है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड वाटर, द वाटर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल एंड एनी सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो इनफैक्ट बात यह है कि कोई भी जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर निश्चित मात्रा में एक मॉइस्चर कंटेन होता है, मॉइस्चर की मात्रा होती है, और मॉइस्चर की जो मात्रा होती है किसी भी सॉल्ट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एबिलिटी है जो किसी भी सॉल्ट का एक गुण है, जो मॉइस्चर को अपने अंदर कंटेन कर रखता है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर कंटेंट पाया जाता है, ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट की संज्ञा देते हैं या हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम से जानते हैं। सम टिपिकल सॉल्ट विच कंटेन वाटर फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन आर। तो कुछ ऐसे सॉल्ट के बारे में आज हम जानेंगे जो कि अपने अंदर वाटर कंटेंट रखते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जो है आपका, तो कॉपर सल्फेट जो आपका CuSO4.5H2O जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, तो ये आपका जो है इसके अंदर भी आपका वाटर कंटेंट होता है, और इसका जो कलर होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। अगर हम बात करें आयरन सल्फेट की, तो आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O, यहाँ पर आप निश्चित स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर FeSO4 के साथ आपके .7H2O, यहाँ पर FeSO4 मॉलिक्यूल के साथ 7 H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और जुड़े हुए होते हैं, और यह लाइट ग्रे कलर का होता है। अगर हम बात करें बोरेक्स की, तो बोरेक्स को हम सोडियम बोरेक्स भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला आपका केमिकल नेम सोडियम बोरेट होता है। केमिकल फार्मूला Na2B4O7.10H2O। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी मात्रा में मॉइस्चर उपस्थित है। इसी कारण ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट जो नाम होता है, कॉमन नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, जिसका फॉर्मूला MgSO4.7H2O होता है। तो एप्सम सॉल्ट का भी जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो एप्सम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड, अर्थात इसमें मैग्नीशियम सल्फेट के साथ MgSO4.7H2O, अर्थात ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यहाँ पर 7H2O पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। तो जब ये 10H2O है तब इसको हम
कहेंगे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। अगर ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था सब बच्चे। अच्छा ये बताए सब बच्चे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ Na2CO3 है तो Na2CO3 को हम क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट ही है। क्या ये वॉशिंग सोडा है? क्या इसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं? नहीं। प्रीवियस क्लास में जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा होगा अपने सॉल्ट का, तो वो जानते होंगे कि कॉपर जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2CO3 जो होता है, उसको हम लोग केवल सोडा एस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें जिप्सम की, तो जो जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और ये भी आपके वाइट कलर का होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वास्तव में जो हमें जो आपके जो सॉल्ट सूखे दिखाई देते हैं या ड्राई दिखाई देते हैं, शुष्क दिखाई देते हैं, वो शुष्क नहीं होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं मॉइस्चर की मात्रा होती है। काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा कि इन दिनों अगर हम फिटकरी वगैरह को बरसात के दिनों में वो ह्यूमिडिटी के कारण मेल्ट हो जाते हैं, फिर फिटकरी को या जिप्सम को आपने मेल्ट होते हुए देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या वाटर मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी रिमूव्ड बाय द हीटिंग, नॉट ऑलवेज विदाउट डैमेजिंग सेल। तो हम लोग किसी भी सॉल्ट को गर्म करके उसका जितना भी वाटर कंटेंट है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं, अपने आगे के सॉल्ट पर देखते हैं। आज हम लोग कौन सा सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका 2CaSO4.H2O होता है। H2O अर्थात ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। इसके अंदर भी मॉइस्चर की जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की मात्रा होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इट मॉलिकुलर फार्मूला इज CaSO4.12H2O। इसको हम दो प्रकार से बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी तुलना में अगर हम कहें कैल्शियम सल्फेट की तुलना में जो वाटर कंटेंट होता है वो आधा होता है। अगर यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट आपका ½ H2O। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट की तुलना में हम इसको क्या लिखेंगे? ½ H2O वाटर कंटेंट। और अगर हम यहाँ पे लिखें 2CaSO4 फिर डॉट यहाँ पे दो हैं तो दो का हाफ कितना होगा? 1। तो यहाँ पे 1 H2O या 1 H2O। तो इस प्रकार से यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, कॉपर सल्फेट की तुलना में वाटर कंटेंट की जो मात्रा होती है वो आधी होती है। अब हम बच्चों देखते हैं कि हम किस प्रकार से हाउ इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। 373 केल्विन। अगर मैं 373 केल्विन को सेल्सियस पैमाने पे परिवर्तित करना चाहूँ तो सब बच्चे जानते होंगे, अगर हमको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 373 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कहें तो 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर हम एक जो आपका एक कह सकते हैं जो जिप्सम है, जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं, जो कि वेपर फेज में या गैसेस फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला हाउ टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय द जिप्सम। बहुत महत्वपूर्ण ये रिएक्शन है। सब बच्चे एकदम लर्न कर लें, अपनी फेयर कॉपी पर लिख लें।
तो 2CaSO4.2H2O ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसको आप 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप बर्न करोगे तो इसमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे और हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म में आपका कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की जगह, यहाँ पे हम सब बच्चों को पता है कि हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स के स्थान पर अगर हम जिप्सम के 1 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, वहाँ पर जो हेमी हाइड्रेटेड अर्थात यहाँ पर हाफ H2O की फॉर्म में प्राप्त होता है और यहाँ पर 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। तो जब हम ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त कर रहे हैं तो हम लोगों को टेम्परेचर को कंट्रोल रखना चाहिए, अदरवाइज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बी फॉर्म्ड, अन्यथा ये सूखा शुष्क कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस न बन के, क्योंकि ये हेमी हाइड्रेटेड जो आपका जो H2O है वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वेपर के साथ रिलीज़ हो जाएगा और बचेगा केवल आपका कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, न कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस के तौर पे हम लोगों को जो आपका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखना चाहिए। Anhydrous calcium sulfate does not set into the mass and when mixed with the water, so if the temperature is not controlled carefully, the plaster of Paris obtained will be poor setting of property। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेटिंग अर्थात अपनी आकृति में ढल जाना, सॉलिड बन जाना। जब पानी से मिलाते हैं तो पानी इसमें मिला देते हैं तो मॉइस्चर गेन करने के बाद में वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और जिस आकृति में हम लोग डालना चाहें उस आकृति में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ढल जाता है। लेकिन अगर ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर वो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट जो होगा उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ख़राब होगी। अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो देखेंगे सब बच्चों, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम बात कर लें कलर की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट ऑर्डरलेस पाउडर। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक प्रकार से वाइट कलर का गंध रहित, ऑर्डरलेस का मतलब गंध रहित, किसी भी प्रकार की कोई भी इसकी आइडेंटिकल स्मेल नहीं आती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद द वाटर, तो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर ये हार्ड मास अर्थात आपका ठोस आकृति अर्थात आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं कंट्रोल्ड वे में तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिला देते हैं तो फिर से हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम लोग जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर अलग थोड़ा होता है। जिप्सम को गर्म करना पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाना पड़ता है आपको जिप्सम प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर it forms a plastic mass, involve heat and quickly set into the hard porous mass within 10 minutes. This is called setting process. During the setting, slightly expansion of the volume occur. Due to this, it fits into the mold completely and give a sharp impression in the reaction during the setting process. तो इस प्रकार से ये ठोस मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट और आपका 2
H2O, हाफ H2O, यहाँ पे आपका 3H2O ऐड करने के बाद में ये आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन को बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे अब हम देखते हैं कि प्लास्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमने पढ़ा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ क्या क्या होते हैं, कहाँ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज इन द सीलिंग एयर गैप्स, making cast and statues, toys and decorative objects. Plaster of Paris fracture bones and keeps joints in the fixed position and making blackboard and chalks. तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आप जानते होंगे कि घरों की जो सीलिंग है वहाँ पर शॉर्ट में कह दिया जाता है कि पीओपी। तो जो पीओपी होता है, पीओपी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दीवारों पर छत बनाने के काम में या उनको फिनिशिंग देने के काम में प्रयोग किया जाता है। इससे जो रूफ़ और ये आपकी दीवारों का जो सरफेस होता है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। नंबर 2 है आपका मेकिंग कास्ट एंड स्टैचूज़। इसका मूर्तियाँ बनाने के काम में, खिलौने बनाने के काम में और साज सज्जा की जो वस्तुएं हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ये आपका जो किसी भी हड्डी में बोन फ्रैक्चर हो जाता है, वो प्लास्टर जो चढ़ता है वो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ाया जाता है। मेकिंग ब्लैकबोर्ड चौक, और इसका जो इस्तेमाल है वो चौक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो उम्मीद है आज एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर किया। इसके साथ ही आपका जो टॉपिक है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद में इसमें एसिड, बेस और हमने प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स देखे, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस देखे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सॉल्ट में हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से आपका हमने NaOH प्राप्त करने की विधि देखी। हमने आपका वॉशिंग सोडा के साथ बेकिंग सोडा के साथ ब्लीचिंग पाउडर, और आज हमने आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार बच्चों को मैं फिर से इसका एक क्विक कह सकते हैं रिवाइज करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम टोटली क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, तो एक एक करके मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले हमने देखा एसिड। तो एसिड हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन। ऐसे अगर हम कहें कि एसिड्स की पहचान क्या होती है केमिकली, तो वैसे बच्चे जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ जो होते हैं काफ़ी डेंजरस एसिड होते हैं और कॉरोसिव होते हैं। लेकिन अगर हम केमिकली बात करें तो एसिड्स आर दोज विच रिलीज H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग वाटर। तो एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, ये रिलीज़ करता है आपका H+ आयन और Cl- आयन। जिसके पास रिलीजेबल H+ आयन होता है वह आपका एसिड कहलाता है। और एसिड भी मैंने बताए थे बच्चों के 2 प्रकार के होते हैं। एक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो मैन मेड एसिड होते हैं, वो व्यक्तियों द्वारा, मनुष्य द्वारा खुद कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, और ये काफ़ी खतरनाक और डेंजरस हो सकते हैं। ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। अब जो एसिड्स होते हैं इनकी एक खास और बात होती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जो होते हैं वो आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जल में डिसॉल्व करने पर आपके OH- आयन रिलीज करते हैं, जैसे NaOH, जिस Na+ और OH-। इसने आपका OH- दिया, तो OH आयन रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक नेचर। तो इस प्रकार से अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो बेस टर्न्स ब्लू रेड लिटमस टू ब्लू। ये इसकी खास बात होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जब कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। और इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके सॉल्ट और वाटर बनते हैं। इस प्रोसेस में आपका सॉल्ट और वाटर, जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लें, HCl के साथ अगर हम NaOH ले लें,
NaOH की आपस में जब रिएक्शन होती है तो H कंबाइन करता है OH से टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बना लिया आपने वाटर, और ये आपका NaCl सॉल्ट बना लेता है, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, से इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में आपका सॉल्ट और जो वाटर होता है मेन प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच बच्चों जो होता है वो एक स्केल होता है जिसके हम माध्यम से हम किसी भी जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन सब्सटेंस है, उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर चेक करते हैं। अगर किसी की पीएच की वैल्यू जो 1 से लेकर 6 तक आती है, 1 से लेकर 6 जो रिप्रेजेंट करता है पीएच वैल्यू एसिड्स की होती है, और जो 7 वैल्यू होती है वो वाटर की होती है, जो कि एक न्यूट्रल वैल्यू है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस, यहाँ पर न्यूट्रल वैल्यू है। और अगर वैल्यू हमारी 8 से लेकर 14 तक है, अगर हमारी पीएच की वैल्यू 8 से लेकर 14 तक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक प्रॉपर्टी को। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो पीएच वैल्यू है वो 8 लाइज करती है 8 से लेकर 14 के बीच में, तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट जैसे हम बात कर चुके हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है वहाँ पर आपका एसिड और बेस की रिएक्शन के पश्चात आपका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट में भी नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। सॉल्ट जो होते हैं नॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। आपका एक नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकते हैं और बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं। और जब सभी जो सॉल्ट होते हैं वो उनमें आयनिक नेचर पाया जाता है। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस जो क्लोर एल्कली प्रोसेस थी उससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम और बात करें तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्लोर एल्कली अर्थात 20% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस को, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, से प्राप्त की इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त करते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का आपका फॉर्मूला फिर से मैंने बताऊँ, ये आपका होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O ये आपका होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का जो काम होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। इसका डिटर्जेंट सोप बनाने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग ये कपड़ों की रंगाई के लिए सबसे पहले ये आपका ब्लीच करने के, रंग उतारने के काम में आता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी उपस्थित होती है। इसलिए ये वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाने के, पीने लायक बनाने के लिए ये भी क्लोरीन के माध्यम से स्ट्राइल करने का काम करता है। बेकिंग सोडा होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ खाना बनाने में और बहुत से पकवान बनाने में, जैसे ब्रेड, बेकरीज में केक जो होता है उसको फ्लफ़ी टेक्सचर देने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। खाना बनाने के बहुत से प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है आपका, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने अभी देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रोसेस हमने देखी। तो किस प्रकार से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त करते हैं, और जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम दोनों हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा टेम्परेचर का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये टॉपिक और ये साथ साथ ही यूनिट भी कंप्लीट कर दी है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी जो बच्चे हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति जो उदासीनता है उसको लेके मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तो बच्चों ऐसा ना करें, अपने भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है। विपरीत परिस्थितियों के कारण हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग
इन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से इतने शुरू से नहीं जुड़े रहे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए कैसे न कैसे व्यवस्था करके हम लोग आप लोगों को सबको तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप भी हमारी मेहनत को व्यर्थ या जाया न जाने दें। तो आप सभी जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको निसंकोच होकर पूछें।